know the drill. I'll wait for you. Please keep your phones on silent. I'll wait. Please keep your phones on silent, and flash photography is strictly prohibited. Welcome to first day of Katha Kathan. We are fourth semester students. Will be performing stories by Indian writers who are turning 100 this year. So basically we are celebrating their 100th birth year. So yeah, I won't take much of your time. Make sure that your phones are on silent mode and enjoy the show. Thank you. डियर रॉबर्ट, सुना है कि कांग्रेस की बैठक में बंगाल के आकार की जांच की मांग करने वाले हैं। सोफी के पास आए हुए पत्र से यह भी मालूम हुआ है कि तुम्हारे विचार से आकार की घटनाओं में भारत में असंतोष फैलने की संभावना है। तुम्हारे इस विचार से केवल यह मालूम होता है कि तुम भारत के हालात के बारे में कितने अपरिचित हो। भारत की युग युगों की सभ्यता और संस्कृति ने यहाँ के लोगों को इतना सहनशील बना दिया है कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। भारत की सभ्यता और संस्कृति ने यहाँ के लोगों को इतना सहनशील बना दिया है कि तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इस बंगाल के उपवास से भारत की आत्मा पवित्र हो रही है। हिंदुस्तानी अपमान और बेइज्जती की ठोकरें खाकर बहादुरी से शहादत की मौत मर जाते हैं। उनके लिए गेहूं और रोटी का तो सवाल नहीं उठता। लेकिन तुम्हारे दिलचस्पी के लिए मैं एक भूख की मौत का हाल लिखता हूँ। वो मौत जो तुम्हारे लिए यहाँ गदर मचा देती, लेकिन खुद हिंदुस्तानी की नजरों में एक पानी के बुलबुले से अधिक महत्व नहीं रखता। जाड़े का दिन था, सुबह का। यकायक मेरा कुत्ता बुरी तरह भौंकने लगा। मैंने ओवरकोट डाला और मैं बाहर निकला। दूर कहीं बिजली की मध्यम रोशनी में कुछ भिखमंगे चले आ रहे थे। उनमें सबसे आगे एक लड़का था, करीब 11 वर्ष का। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो जंगली बिल्कुल नंगा था। उसके पीछे दो बुड्ढे थे। एक की दाढ़ी में कीचड़ लगा हुआ था और दूसरे का एक पांव किसी बीमारी के कारण फूला हुआ था। उनके पीछे 3 औरतें थी जिनके लिबास के बारे में लिखना मैं अश्लीलता समझता। उनमें से अभी एक जवान औरतें थी जिसका एक बाल बिखरा हुआ था और दूसरी ओर उसके बच्चे ने उसकी छातियां ढक रखी थी। क्या तुम जानते हो उसकी यह हालत क्यों थी? इसलिए नहीं कि उसे कपड़ा नहीं मिल सकता था, बल्कि इसलिए कि इस तौर से नंगे रहने पर शायद उसे कोई भीख मिल सके। आखिर में एक जवान आदमी था जो धीमे धीमे करा रहा था और अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबाया था। शायद उसने ज्यादा खा लिया, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि हिंदुस्तानी भिखमंगे कितने लालची होते हैं। मेरे घर के आगे हिंदुस्तानी मुसलमानों का कब्रगाह है। पहले तो मैंने ये सोचा कि कयामत का दिन आ गया है। मुर्दे अपने कब्रों के पत्थर तोड़ न्याय के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक के भी चेहरे पे जिंदगी का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक ऐसा हादसा हुआ कि मुझे विश्वास हो गया कि वह जिंदा है। मैं अपनी नन्ही बेबी के लिए चॉकलेट लाया और उससे लिपटा हुआ कागज कहीं राह में पड़ा हुआ था। वो नंगा लड़का अपनी नन्ही नन्ही टांगों पर नीचे आकर वो कागज का टुकड़ा उठाया और बड़ी ही भूखी निगाह से उसकी ओर देखा और उसे बड़े ही चाव से खाया। फिर चारों ओर नजर घुमाई और लपक कर कागज खा गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी कागज भी खाते हैं। अरे शायद करेंसी नोट भी खाते हो, लेकिन आजकल तो कागज पर भी नियंत्रण है। खैर वो इतने धीरे धीरे चल रहे थे कि बिजली के एक खंबे से दूसरे खंबे तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 20 मिनट लग गए। शायद वो वाकई में कमजोर और भूखे थे। वो जवान आदमी मेरे सामने आया, शायद कुछ मांगने के इरादे से। तुम तो जानते ही हो कि मुझे भिखमंगों से कितनी नफरत है। मैंने फौरन अपने कुत्ते को इशारा किया और वो झपटा। वो आदमी लड़खड़ा कर भागा और वहीं गिर गया। मेरे कुत्ते ने दांत गड़ाए, लेकिन मैंने उसे फौरन वापस बुला लिया। मेरा कुत्ता भी ना बहुत ही वफादार है, हिंदुस्तानी नस्ल का है। हिंदुस्तानी कुत्ते होते ही वफादार है। मैंने भी उसे खिला खिलाकर इतना मोटा कर दिया है कि जैसे कोई हिंदुस्तानी सेठ, दरोगा या पुलिस जिसकी तस्वीर तुमने किपलिंग के किताबों में देखी होगी। खैर वो आदमी वहीं सूखा पड़ा हुआ था, दर्द के मारे अपने पसलियों को पकड़ा हुआ था। उठने की बेकार कोशिश कर रहा था और उसके साथी पल भर बाद रुके और बड़ी खून बड़ी निगाह से उसकी ओर देखा और फिर छर झटकाकर आगे चले गए, उसे वहां मरता छोड़ा। ये सब उनके लिए साधारण सी बात हो, लेकिन वो औरत रुकी। उसने अपने बच्चे को जमीन पर रखा। न जाने मैं उसकी मदद करता और मुझे उस पर तरस आ रही थी। लेकिन मैं एक अंग्रेज को हिंदुस्तानी की मदद करना शोभा नहीं देता। मैं अपने हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के लिए सौंदर्य का देश भारत विषय पर लेक्चर तैयार कर रहा था और मैं वो पढ़ने लगा। शाम को जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि वो आदमी वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वो औरत वहां नहीं है। आधे घंटे बाद वो औरत वहां लौटी। उसके हाथ पर सूखी रोटी और केले के कुछ छिलके थे।
पहले उसने उस आदमी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। पास ही नाली के नल से उसने अपना पल्लू भिगोया और उसके मुंह पर 2 बूंदे छींटे और रोटी का टुकड़ा उसके मुंह पर डाल दिया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया, ना हिला, ना डोला। फिर उसने अपने सूखे हाथों से उसकी हथेलियां पर रखी। कुछ सुनाई नहीं दिया। पल भर उठी, अपना सिर थामकर सूखे गले सबूतने लगी। वो आदमी मर चुका। फिर अचानक उसने अपने बच्चे को पकड़कर सड़क के उस किनारे चल गई, मानो कि कोलतार से बनी हुई सड़क ने जिंदगी और मौत का विभाजन कर दिया। वो आदमी निश्चेष वहां पड़ा रहा। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और रोटी का सड़ा टुकड़ा झूल रहा था। जैसे सर चार्ल्स नेपियर के दिए गए बयान हुआ, हिंदुस्तानी बाजीगर हो जो अपने मुंह से तरह तरह की चीजें निकाल रहा हो। रात का समय हो गया। न जाने टॉमी क्यों कुंकरा रहा था। सोफी ने उसे अपने बिस्तर पर बुला लिया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। मैंने भी जब खिड़की खोलकर देखी तो गजब की सर्दी थी। हिंदुस्तान उतना गर्म मुल्क नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। यहाँ का ठंड का अंदाज तुम यहाँ के लोगों के सर्दली से कर सकते हो। फिर अचानक वो औरत उस बच्चे को लेकर इस ओर आ गई। न जाने इस ठंड और भूख में उसे सड़क पार करने की ताकत कहां से मिली। वो बच्चा भूख के मारे रो रहा था। उस औरत ने उस आदमी के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीना और उस बच्चे को दे दिया। वो बच्चा वो रोटी को बड़े ही चाव से खाने लगा। वो रोटी जो उसके बाप की आखिरी निशानी थी। क्या तुम समझ सकते हो रॉबर्ट? फिर भी उस बच्चे का चीखना बंद नहीं हुआ। ठंड के कारण उसकी पसलियां कुंकरा रही थी और वो औरत उस आदमी के पास गई और उसके पास का बोरा छीना। वो आदमी को वस्त्रहीन देखकर वो औरत कांप गई, झिझकी और बोरा उसको वापस दे दिया। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं। ठंड के कारण उसकी पसलियां और कुकराई जा रही थी। फिर उसने उस आदमी के पास गई, उस बोरे को अपनी तरफ खींचा, उस बच्चे को उस बोरे के नीचे डाला और दुबक कर सो गई। एक तरफ मुर्दा, बीच में बच्चा और दूसरी तरफ उसकी मां। ये एक बंगाली परिवार है। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी तो इसलिए मैं सो गया। सुबह उठकर जब मैंने देखा तो लाश उठाने की गाड़ी आई। लाश उठाने वक्त ये पता चला कि बच्चा जो है 2 लाशों के बीच में सोया हुआ। उसकी मां सोने के बाद कभी उठी नहीं। लाश में जगह न रहने के कारण उन्होंने बच्चे और उसकी मां को वहीं छोड़कर चले गए। खैर जब गेहूं और रसद की गाड़ी आई तो रास्ते पर लाश रहने के कारण गाड़ी रुकी हो। सैनिक नीचे उतरे और अपने बंदूक के कंधे से लाश को एक किनारे कर दिया और गाड़ी चल पड़ी। लेकिन अचानक टायर के पीछे पहिए में बच्चा आकर गिरकर मर गया। एक खून का फव्वारा फूटा और एक दर्दनाक सी आवाज आई। उस बच्चे की हथेलियां टायर के पीछे आकर दब गई थी, जिसकी वजह से खून की लंबी रेखा खींच गई। अचानक मैंने पीछे से आहट सुनी। मुझे सोफी की आवाज सुनाई दी और वो गुस्से से बोल करी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैंने भी उससे कहा, पागल हो गई है क्या? अरे इसमें ड्राइवर का क्या कसूर? गलती तो उस बच्चे की है। टायर के नीचे आने से पहले उसे चीखना चाहिए था। टायर के नीचे आने के बाद चीखने का क्या उपयोग? लेकिन सोफी भी ना कभी कभी तुम्हारी तरफ भावुक हो जाती है। खैर ये एक अदना सा हादसा है। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ हू हल्ला मचा हुआ होगा, जांच कमीशन बैठी होगी, लोग बातचीत किए होंगे इस हादसे के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सामने की बंगाली लड़कियां अभी भी उसी खुशी से कॉलेज जा रही हैं और दूर कहीं हिंदुस्तानी सेठ अपने रेडियो में सुरीली आवाज में गेहूं, चावल और रोटी का दाम सुन रहा है। कुछ नहीं पता मेरे दोस्त। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह देता हूं कि तुम अपनी भावुकता को बाजू रो। हाउस ऑफ कॉमन्स में बेफिजूल की सवाल नहीं पूछो,
क्योंकि हिंदुस्तानी में असंतोष फैले या ना फैले, लेकिन अंग्रेजों में असंतोषी जरूर फैल सकती है, जिससे युद्ध प्रयत्नों में बाधा हो सकती है। ഹോസ്പിറ്റൽ, ആശുപത്രികളിൽ ദിനംതോറും നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ വലിയ വാർത്തയാണ്. ആശുപത്രികളിൽ ദിനംതോറും നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ വലിയ വാർത്തയാണ്. മനസ്സിലാവും? ആശുപത്രികളിൽ ദിനംതോറും നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ വലിയ വാർത്തയാണ്. ഉരുട്ടിൽ വിളക്കണച്ച് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സംഗതി ആശുപത്രിയിലെ ദിനംതോറും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ആശുപത്രിയിലെ ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു ശവശരീരം തന്റെ ബന്ധുക്കളെ ഏറ്റുവാങ്ങി. അവർ ആ ശവശരീരത്തെ ഒടിച്ചു മടക്കി കാറിന്റെ പിൻസീറ്റിലിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി. ഒരുപാട് ദൂരം പോകണം. പ്രധാന വഴിയിൽ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അപ്രസിദ്ധമായ ഒരു വഴി, കുണ്ടും കുഴിയും ഇടിയും മഴയും. കാറ് നീങ്ങി തുടങ്ങി. ശവശരീരവുമായുള്ള ഈ അസുഖകരമായ യാത്ര പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. കാറ് ഡ്രൈവർ ചീറി പറിച്ചു. കാറ് കുണ്ടും കുഴിയിലും വീണ് ഇടക്ക് കുലുങ്ങുകയും ചിരിയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ കുന്തിരിടും. ബന്ധുക്കളും ഡ്രൈവറും ഒന്നും കഴിയും. പുറകിലെ ശവശരീരം ചെറുതായിട്ടൊന്നും നടുങ്ങി. വീഡിയോടെ ഡ്രൈവർ കാർ പതുക്കെ വിടാൻ. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാർ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിൽ അത്തോ എന്ന ശബ്ദത്തോടെ ശവശരീരം ദൈവത്തെ വിളിച്ച് കരയുകയും അയ്യോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. സങ്കടത്തോടെ കരയുവാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ കാത്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ശവശരീരം രണ്ടു ബന്ധുക്കളുടെ തോളിൽ വീശി പതുക്കെ 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 നടന്നു. വീട്ടിലെത്തി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ കഞ്ഞി. ക്ഷണവേഗത്തിൽ കഞ്ഞി വന്നു. ശവശരീരം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കഞ്ഞി വാങ്ങി ആർത്തിയോടെ വാങ്ങി കുടിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ മരണം സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഒരാളാണ് നിങ്ങളെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ ഞാൻ.
सकीना की बुखार से जल्दी पलकों में एक आंसू छूटा। अब्बा, उसने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर कहा, रोते हो? छी। बूढ़े करीम ने बाहर से अपनी धुंधली आंखों को पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम बुखार में जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए एक चादर भी न ला सका। सकीना बात काट कर बोली, तो उसमें रोने की क्या बात है? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है, तब खरीद लेना, फिर मुझे जाड़ा भी नहीं लगता। सकीना मुश्किल से अपनी कपकपी रोक पा रही। सरकार। करीम एक ठंडी सांस लेकर सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान बटाने के लिए बोली, अब्बू, नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुनाओ। पगली, तुझे भी इस वक्त कहानी सुनती है? हम ही लोगों के हालात को अखबार में छपा दे, बड़ी दर्दनाक कहानी बन जाए। नहीं नहीं, कहानी सुनाओ। सकीना छोटे बच्चों की तरह मचल कर, अच्छा सुन। करीम बोला, यही लखनऊ का किस्सा है। नवाबी अमल था। छतर मंजिल पे नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद नवाब साहब जब आराम गांव में जाते तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और पैरों में शराब की छलक। उनको सहारा देने के लिए सीने की हर सीढ़ी पर दोनों ओर नौजवान बांदियां रहती, जिनके कंधे पर हाथ रखकर वो धीरे धीरे ऊपर जाते। सुन रही है ना? अच्छा। एक दिन सभी बांदियों ने मुर्शिदाबादी रेशमी पोशाक पहनी। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पे हाथ रखा ही था कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और नवाब साहब गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक सभी बांदियों में एक भय की लहर दौड़ गई। नवाब साहब संभले और गरज कर बोले, बच जा तो, कल से तुम सबके कंधे नंगे रहने चाहिए। और अगले दिन से सबके कंधे नंगे रहने लगे। बेटी समझी, उस समय कपड़े की कमी नहीं थी और ना अब है, मगर हम गुलाम और गरीब लोग तब भी नंगे थे और अब भी नंगे हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधे पर हाथ जमाकर आसानी से सोने चांदी की सीढ़ियां चढ़ सके। सो गई सकीना? सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चटाई पर बाहों पर सर रखकर लेट गया। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था, भूख लगी थी, मगर वो धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है, जब वो भूखे होते हैं तो सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा और हिंदुस्तानियों की तरह वो भी दुनिया से ऊब कर वहिश चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे फटे कुत्ते को संभालती मासूम सकीना। सामने तख्त पर खुदा बैठा था। करीम ने सिर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं। खुदा ने आंखें उठाकर देखा। सकीना पर उनकी नजर गड़ गई और बगल में बैठे फरिश्ते से उन्होंने कहा, हजरत, हम देखते हैं कि भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत। खुदा खुश होकर बोली, अच्छा, तो इस हसीना का नाम पूरों में दर्ज करो। फरिश्ते सकीना की ओर बढ़े। खबरदार! करीम की भूखी पसलियां गरज उठी। खुदा ने देखा, ये कौन है? निकालो इसे। कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका लिया है। करीम चीखा, तुझमें खुदाई हो मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी। वो धोखेबाज खुदा! सकीना फरिश्तों के हाथों में छटपटाती हुई चीखी, अब्बा! करीम की आंखें खुल गई। छटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा! करीम घबराकर उठा, चूड़ी चढ़ रही है अब्बा। थरथराती हुई सकीना बोली, वो पानी से निकली मछली की तरह छटपटा रही थी।
करीम लाचार होकर उसे देखता रहा। उसके पास नाम के लिए एक धोती भी न थी कि पूस की रात में जूड़ी से कांपती रोगिन बेटी को उड़ा दे। हाथ हट रही अप्पा, कहकर सकीना ने हाथ झटका और महीनों से पहना जज्जर कुर्ता बगल पास से चर्रा कर फट गया। उसने कोहनियों से लाश ढकने की कोशिश करी, मगर उसकी हाथ की नसें तनी जा रही थी। वो शर्म से तड़प गई। करीम से अब ना देखा गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका रोम रोम सुलग उठा और पांव पटककर उसने कहा, सकी, ओ सकी, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटा, कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटा, कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटा, कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटा। कब्रगाह में लगे पीपल के पेड़ के नीचे एक मुसलमान भिखमंगा बैठा। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। एक लकड़ी से आग को कुरेदते हुए उसने कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना था 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ होगा। कयामत बर्पा है, पर इंसाफ का पता नहीं। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक मनुष्य की छाया दिख पड़ी। वो कब्र आज ही खुदी थी। खुदाई करने वाले मजदूर फावड़ा करनी वहीं छोड़कर चले गए थे। छाया ने फावड़ा उठाया और चलाना शुरू कर दिया। भिखमंगा ये देखकर डर से कांप था। ये कौन है? कोई जिन? जिन नहीं, फरिश्ता होगा। कब्र खोद कर गुनाहों का लेखा दर्ज करने आया होगा। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर इससे अर्ज करे तो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पाया जा सकता है। वो कांपता हुआ उठा और उसके नजदीक गया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं, खुदा के भेजे फरिश्ते हैं। मैं? चुप रहो, क्यों बेइज्जती करते हो? मैं कोई फरिश्ता नहीं, इंसान हूं। फरिश्ते ने चीख कर कहा, नहीं हुजूर, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, मैं चोर हूं बुड्ढे, कब्र खोद कर कफन चुराने आया हूं। मेरी बेटी बिना कपड़े के मर रही है। तूने भी तो कुछ नहीं पहना है। अच्छा, आधा कपड़ा तू रख लेना। भिखमंगा सहम कर पीछे हट गया। डर से उसकी घिकी बन गई और बाद में चीख कर बोला, चोर 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 चोर। रखवाले की झोपड़ी से कई लोग दौड़ पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह अनोखी चोरी की खबर फैल गई। सुबह क्लोथ कंट्रोल ऑफिसर जब चाय पर बैठा तो उसकी पत्नी ने चाय डालते हुए कहा, तुमने सुना कल एक आदमी कफन चुराते पकड़ा गया? पागल हो गई हो क्या? कपड़े की ऐसी भी क्या कमी? फिर आदमी चाहे मर जाए मगर कब्र खोद कर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर वाले दस्तानों से ढकी चाय की उंगलियों से फर वाले दस्तानों से ढकी उंगलियों से चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया। എല്ലാവർക്കും കഥ പറയുവാനുണ്ട്. എനിക്കും ഒരു കഥ പറയണം. ഒരു കുഞ്ഞിക്കഥ. ബ്ലാഹയിലെ പുലയന്റെ കഥ. കേരളത്തിലെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയ്ക്കടുത്ത് കാട്ടൂരിലുള്ള ഒരു വലിയ തറവാടായിരുന്നു ബ്ലാഹ. ബ്ലാഹ ബ്ലാഹ ബ്ലാഹയിലെ പുലയന് പോലും വലിയ പ്രമാണിത്തമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. താൻ ബ്ലാഹയിലെ പുലയനാണെന്നും നിസ്സാരക്കാരനല്ലെന്നും പുലയൻ എല്ലാവരോടും പറയുമായിരുന്നു. നാട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് പുലയൻ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം പുലയൻ കടൽ തീരത്തുകൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു. നടന്ന് 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 പെട്ടെന്ന് പുലയൻ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് ഒരു ആമ വരുന്നത്. ആമ വന്ന് മണൽ മാന്തി മാന്തി അതിൽ മുട്ടയിടാനിരുന്നു. ഇത് കണ്ട പുലയൻ പയ്യെ പതുങ്ങി ആരും കാണാതെ പയ്യെ പയ്യെ ആമയുടെ പിന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നു. ആമയിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന മുട്ടയിൽ പുലയൻ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു. ആമ ഞെട്ടി.
ആമ ഞെട്ടി. പുലയന്റെ സ്പർശനമേറ്റ ആമ മുട്ടയിടൽ മതിയാക്കി കടലിലേക്ക് തിരികെ പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ പുലയന്റെ കൈ ആമയ്ക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പുലയന് കൈ ഊരിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുലയൻ വിചാരിച്ചു താൻ ബ്ലാഹയിലെ പുലയനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ആമ തന്നെ വിടുമായിരിക്കും. പുലയൻ ആമയോട് പറഞ്ഞു, ആമേ, ഞാൻ ബ്ലാഹയിലെ പുലയനാണ് ആമേ, എന്നെ വിടാമേ. ആമ കേട്ടില്ല. ആമേ, ഞാൻ ബ്ലാഹയിലെ പുലയനാണ് ആമേ, എന്നെ ഒന്ന് വിടാമേ. ആമ കേട്ടില്ല. പുലയൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ആമേ, ഞാൻ ബ്ലാഹയിലെ പുലയനാണ് ആമേ, എന്നെ ഒന്ന് വിടാമേ. ആമേ, ഞാൻ ബ്ലാഹയിലെ പുലയനാണ് ആമേ, എന്നെ ഒന്ന് വിടാമേ. ആമ കേട്ടില്ല. ആമ പുലയനുമായി കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോയി. പയ്യെ പയ്യെ ആമയും ബ്ലാഹയിലെ പുലയനും കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തി. അവിടെ വെച്ച് ബ്ലാഹയിലെ പുലയന് തന്റെ പ്രാണൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബ്ലാഹയിലെ പുലയൻ അങ്ങനെ കഥാവശേഷനായി. उस कस्बानुमा शहर के मास्टर कुमार विनय को आजकल क्यों लग रहा था कि उसके साथ दूसरी बार धोखा किया जा रहा। पहली बार जब हुआ था तो उसमें उसे अपने आप से काफी उम्मीदें थी, उत्साह और उमंग भी, जिसमें दूसरा शब्द पहले रखकर अपने नाम को नायक की गरिमा भी दे दी थी। परंतु एमए पास करने के बाद नौकरी की तमाम परीक्षाओं में बैठने के बावजूद वो सफल ना हो सका। विडंबना ये कि इस छोटे से शहर में किराए पर मकान लेकर रहने, हर स्तर की प्राइवेट ट्यूशन करने पर विवश इस व्यक्ति के कुछ छात्र छात्राएं अच्छी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पास होने का सम्मान प्राप्त कर चुके। फिर भी निरंतर दौड़ धूप, अच्छे कदकाठी और सूरत के इस मास्टर ने व्यवस्था द्वारा किए गए पहले धोखे के बावजूद निराशा शब्द अपने तक फटकने नहीं दिया। वो एक गंभीर, स्वाभिमानी और परिश्रमी व्यक्ति है। वो साधारण कपड़ों में भी स्मार्ट और दुरुस्त बना रहता है, किसी का छोटा सा एहसान स्वीकार नहीं करता और हंसी मजाक से कोसों दूर रहता है। यहाँ तक कि होली में भी चुपचाप खड़ा रहता, मुस्कुराता, पतली सी मूंछों और अपनी भाभीयों की चुगलबाजी और बाल्टी से भरे रंगों का सराबोर होता रहता। उसकी एक खास आदत भी थी कि वो किसी के दुख या तकलीफ में झट पहुंच जाता जहां जाने की जरूरत हो। बात यह है कि ट्यूशन फीस के अनुपात से अधिक समय उसने नीति को भी दिया। मॉडल पेपर तैयार कराए, लगातार अभ्यास कराए और जब वो प्री मेडिकल के लिए अपने पिताजी के साथ लखनऊ गई तो उन लोगों के आग्रह करने पर वो भी उनके साथ गया। हर पेपर के लिए अतिरिक्त मेहनत कराई और अभ्यास कराया। पास होने की खुशी में नीति अपनी छोटी बहन प्रीति के साथ मिठाई का डब्बा लिए चली। सड़क पर एक सहेली के मिल जाने पर उससे बात करने लगी तो इतनी अधीरता ही नहीं संभाल पाई और अकेली कुमार विनय के घर पहुंच गई। सरल, उज्जवल, बड़ी बड़ी आंखें, हंसमुख चेहरा, उसके अलावा कुछ और भी था। ऐसी आत्म ज्योति जब वो पहली बार उसके पैर छूने के लिए झुकी तो उसने बीच में रोक उठाकर कहा, तुम्हारी वहां जगह नहीं। फिर उसने चेहरा और थोड़ी उठाकर कहा कि इस सफलता का श्रेय तुम ही को जाता है, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी मेधा को। अतिशय भावावेश में कुछ स्पष्ट ना समझते हुए दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छिपाकर सुबकने लगे। इसके पश्चात वो दोनों और निकट आ गए और आपस में कुछ कसमें। डॉक्टरी पढ़ने के लिए लखनऊ जाने के लिए उससे पहले वो कुमार विनय के घर एक और बार गई। तब उसने कहा कि तुम पर काफी जिम्मेदारी आ गई है, मैं चाहता हूं कि तुम खूब तरक्की करो। और महीने में एक बार मुझे याद कर लो अपने पत्र द्वारा। पत्र लिखोगी ना? हाँ। कुमार विनय ने इस तरह की घटना की कल्पना नहीं की।
नौकरी में असफल होने का कारण उसे उस समय समझ आया जब उससे कुछ मांगा गया, किंतु उतनी धनराशि न होने के कारण यदि होती भी तो वो उसके लिए तैयार नहीं। व्यवस्था द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बाद उसने 2 फैसले कर लिए, जिनमें एक ये कि वो नौकरी ना करके स्वावलंबन का मार्ग अपनाएगा और नए लोगों को अपने से अधिक योग्य बनाएगा, जिसमें वो सफल हो सके। इस चुनौती में वो आंशिक रूप से कामयाब हो रहा था, लेकिन दूसरी चुनौती के रूप में ऐसा नहीं कहा जा सकता। चुनौती ये कि अनिश्चित और अव्यवस्थित जीवन के कारण वो नारी से दूर है। आश्चर्य की बात यह कि नीति के कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। पहले तो अभूतपूर्व सूनापन और पीड़ा का अनुभव हुआ, और कुछ दिनों बाद ईर्ष्या का भाव कि एक प्यारी निर्भिमानी लड़की जो उसकी वजह से आगे बढ़ी, अब उसकी सीख और प्यार की नियंत्रण सीमा के बाहर एक बड़े शहर में स्वच्छंद समाज में चली गई। एक अनजाना सा हीनता बोध कि हस्ती और हैसियत से वंचित जीवन की हर परीक्षाओं में असफल मास्टर के पास एक सुंदर, एक सफल आधुनिक लड़की को रिझाने के लिए क्या रखा है। उसने शीघ्र ही ऐसे विचारों को झटक दिया। उसके आंसू, विदा होते समय उसका एकमात्र सहमत चुंबन, व्याकुल प्यार से देखती उसकी आंखें, ये सब याद करने लगा। और दीवार में टंगे एक बड़े आईने में बार बार ये देखकर सोचने लगा कि उस सीने नायक से कम प्रतिभाशाली उसका व्यक्तित्व है नहीं। वो एक दिवा स्वप्न में खो गया कि उसका भाग्य एक दिन जरूर खुलेगा और वो नीति को अनंत खुशियों से सराबोर कर देगा। वो रोज उसके पत्र की प्रतीक्षा करने लगा। जब सितंबर बीतने आया तो सड़क पर उसकी छोटी बहन प्रीति के मिल जाने पर उसने बताया कि दीदी पहले रैगिंग से परेशान रही, फिर बीमार पड़ गई और अब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि छुट्टियों से पहले तो शायद ही आ पाए। उसे मलाल जरूर हुआ कि कम से कम एक पत्र तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन उसने इस बात को तुल नहीं दिया कि वो एक नेक और सच्ची लड़की और वो किसी काल्पनिक नतीजे पर नहीं पहुंचेगा उससे मिले बगैर। लेकिन उसके खूबसूरत स्वप्न को आगाज उस समय लगा जब लखनऊ सचिवालय के एक क्लर्क ने, जो पूर्व उसका सहपाठी भी था, अचानक मिलने पर नीति की चर्चा चला दी। नीति क्या देखता हूँ भाई, एक दिन मेडिकल कॉलेज गया था तो छात्रों के झुंडों के बीच चमक उछल खिलखिल कर रही। बीमारी तो एक बहाना है मेरे दोस्त, और एक और बात जरूर कहूंगा कि हमारे तुम्हारे घर की लड़कियां इस बेशर्मी पर नहीं उतर सकती, चाहे उन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका ही क्यों ना भेज दिया जाए। संकीर्ण मनोवृत्ति के लिए उसने अपने सहपाठी को फटकारा जरूर, लेकिन जब वो एकांत में बैठा तो प्राप्त सूचना का तेज विषैले बाण की तरह उसके हृदय में धंसता गया कि उससे बचने के लिए दुनिया भर के बाण है। क्या सचमुच काम सिद्ध हो जाने पर अंगूठा दिखाने वाली कहावत को वो चरितार्थ कर रही है अपने सच्चे आदर्शवादी पुरुष प्रेमी पर। उसके अंदर हीनता बोध फिर प्रबल होने लगा कि वो इस अर्थ में तो बेकार है कि उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं है जिसमें तरक्की, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, अन्य सुविधा शामिल हो। बाहर तथा घर में भी उसकी पूछ काम पड़ने तक भी उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन नीति से तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया था। अगर ऐसी बात थी तो उसने पहले क्यों नहीं मना कर दिया। उसने तो उसके प्यार का फायदा नहीं उठाया, बल्कि पूरा प्यार दिया, इज्जत, दूरी तथा सोचने समझने का मौका भी। क्या कृतज्ञता का नाटक। नहीं 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 नहीं, वो उस पर अविश्वास नहीं करेगा। वो स्वयं लखनऊ जाकर उससे मिलेगा। वो इस फैसले से खुश हो गया और उसका प्यारा चेहरा देखने को व्याकुल हुआ। नवंबर मास, जब वस्तुतः सर्दी आई भी नहीं थी, मंद हवा, खुशनुमा मौसम में वो लगातार 2 रविवार को लखनऊ गया। प्रथम बार जब गया तो उसके छात्रावास में कई चक्कर लगाने के बावजूद नीति दिखाई नहीं दी। कई लड़कियों ने ऊंचाई और संशय से घूर कर देखा, मुझे नहीं पता। एक किसी ने बताया कि एक परिचित के यहाँ गई है, लेकिन उसका पता नहीं मालूम। शाम और गाड़ी का समय होने पर वो स्टेशन लौट आया। वो बहुत थक गया और निराशा तथा गुस्से में पता नहीं उसे कैसे संत कवि तुलसीदास की कविता पंक्ति याद आ गई, जिसका अर्थ है जैसे स्वतंत्र होकर नारी बिगड़ जाती है। दूसरे रविवार वो जब उससे मिलने गया तो एक दूसरी लड़की ने शहर में रहने वाली सहेली सहपाठी का पता बताया, जिसके यहाँ वो छुट्टी के दिन जाती है और शाम को खा पी कर ही लौटती है। वहां जाने पर सहेली तो मिल गई, लेकिन नीति नहीं।
सहेली ने घूर कर कहा कि हाँ आती तो यही है लेकिन आज नहीं आई, कभी कभी अपनी मौसी के यहाँ चली जाती है लेकिन पता नहीं मालूम। आप अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए, जब मैं कल कॉलेज जाऊंगी तो उससे बता दूंगी। उसे लगा कि मेडिकल कॉलेज की छात्रा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। कुछ क्षण के लिए लगा कि उसकी सहेली कुछ जबान ऐंठ कर बोल रही है और वो 2-3 बार व्यंग से मुस्कुराई भी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके उसने धीमे स्वर में कहा कि मैं उन्हीं के कस्बे का हूँ, उन्हीं का परिचित हूँ। यदि आपके घर के अंदर है तो उन्हें बुला लीजिए, एक जरूरी काम है, कुछ देर मिलकर चली जाए। अब मैं उससे क्यों छुपाऊंगी? प्लीज, मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि आप उनके परिचित और कस्बे के, तो उससे क्यों नहीं मिलना चाह रही हो आपसे? वो निराशा की अतल गहराइयों में लुढ़कने लगा। उसका चेहरा लटक गया उस गधे की तरह जिस पर उसके मालिक की मार पड़ी हो। वो ये सोचने लगा सब उस पर हंस रहे, नीति, उसके दोस्त, मेडिकल कॉलेज के दुकानदार, उसके कस्बे के दोस्त, जो बार बार लखनऊ जाने पर उसके आश्चर्यचकित थे। तीसरे रविवार वो दृढ़ निश्चय के साथ गया कि 3-4 दिन ही क्यों ना लग जाए। मेडिकल कॉलेज के पास एक चौक में होटल लेकर वो वहां नहा धोकर चाय पीने के बाद चुपचाप बैठ गया और सामने देखता रहा। कुछ देर बाद उंगलियां हिला हिला कर घृणा से होठ संचालित करता रहा, जैसे सामने खड़े किसी शत्रु को फटकार रहा। वो होटल से नीचे उतर आया और सड़क पकड़कर मेडिकल कॉलेज की दिशा में जाने लगा। अचंभे की बात यह, जब वो कई दिन रुकने का इरादा लेकर आया तो पास पहुंचने पर नीति छात्रावास से निकलती दिखाई पड़ी। वो क्रीम रंग की साड़ी, उसी रंग के ब्लाउज पर एक स्लीवलेस स्वेटर पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर कस्बे लड़की का सहमा सहमा भाव नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और समझदारी की प्रखर आभा थी। किंतु ये क्षणिक ही था। उसका क्रोध दुगने वेग से लौट आया और उसका चेहरा तमतमाता गया कि अरे आप यहाँ कैसे? कोई बीमारी तो नहीं? बताऊंगा। इस समय जरूरी काम से नहीं जा रही हो तो कुछ देर के लिए मिल सकती हो। अगर इस समय फुर्सत ना हो तो बताओ कब संभव है? अरे आप ऐसे क्यों हो रहे हैं? मैं तो अपनी एक सहेली के यहाँ जा रही हूँ, छुट्टी के दिन वहां चली जाती हूँ, कभी कभी अपनी अमीनाबाद वाली मौसी के यहाँ चली जाती हूँ। आप आ गए तो वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए पहले चाय पीते फिर सारी बातें होगी। मैं यहीं एक होटल में रुका हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें चाय पिला दूं। होटल में रुके? खैर चलिए वही सारी बातें हो। बड़े पार्क के पास वो होटल साधारण ही था। ऊपर का कमरा छोटा, जिसके मध्य में एक दीवान बिछा हुआ, जिस पर एक सफेद चादर, सफेद गिलाफ वाला तकिया, ओढ़ने के लिए रखा हल्का कंबल। कुर्सी पर बैठ जाओ। चाय के साथ क्या लोगे? फोन द्वारा ऑर्डर देकर उसने बिस्कुट और 2 कप चाय मंगा ली। चाय आने पर वो चाय पीने लगे चुपचाप। कुमार विनय का चेहरा इतना गंभीर था कि नीति की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। शुरू में काफी परेशान होना पड़ा, लेकिन अब मेहनत करनी पड़ रही है। आपका पूरा पता भूल रही थी और समझ नहीं आया कि कैसे लिखूं। इस बीच मेरा कप और प्लेट लेकर चला गया। 2-1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और वापस बिस्तर पर बैठते हुए बोला, हाँ अब बताओ क्या कहना चाहती हो, और ये भी बताओ कि पिछले 2 रविवार को तुम अपनी सहेली के यहाँ छुपी बैठी थी और तुम्हें ढूंढते हुए कोई नहीं आया था। पिछले दोनों रविवार को मैं अपनी मौसी के यहाँ थी। तुम एक झूठी पाखंडी दगाबाज नाटकबाज हो रहा हो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी जैसी औरतें हमारे नौकरानियां होती है। चलो देखो हमारी भाभियों को, किस तरह पढ़े लिखे होने के बावजूद वो सभ्य और शालीनता से रहती है। तुमको अपने रूप, यौवन, मेडिकल की पढ़ाई का घमंड हो क्या? ये मजाल तुम्हारी, जिसने तुम्हारे साथ उपकार किया, तुम्हें पढ़ने लिखने में मदद कराई, अब उसके साथ ये दगाबाजी करो और ये उम्मीद करो वो तुम्हारे प्यार के लिए दर बदर भटका करे। तुम क्या सोचती हो मैं ये सब बर्दाश्त कर लूंगा? नहीं, तुम्हारी जो छवि थी ना वो धूल में मिल चुकी है, लेकिन अब मैं तुम्हारी इज्जत, आबरू सब मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। आपके सभी आरोप सत्य, आपके सभी आरोप असत्य। वो डर गई थी, अनजाने में या
मजबूरी में कोई भूल हो गई तो मुझसे मुझे माफ कर दीजिए। अब ये पागल करने लगी तुम। तुम्हारी इज्जत आबरू सब मिट्टी में मिलाकर तुमको पागलों की तरह आगे झपटा और उसके सारे कपड़े उतारने लगा। साड़ी, पेटीकोट, ब्रेसरी, पैंटी, स्लीवलेस स्वेटर, ब्लाउज, एक एक करके बारी बारी से अत्यंत क्रूरता के साथ उसने सब कुछ उतार दिया। जब कुछ भी नहीं रहा निकालने को तो कुमार विनय के हाथ निष्क्रिय होकर थम गए। इसका फायदा उठाकर वो पंजों के बल उखड़ू बैठ गई और घुटनों को सटाकर अपने वक्ष को ढकने की कोशिश करने लगी। दोनों हाथों को घुटनों से लगाकर धारोदार गिरते आंसुओं के बीच बोली कि सर, मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। इज्जत, आबरू, प्राण, मैं सब कुछ सहर्ष देने के लिए तैयार हूं, गुरु दक्षिणा के रूप में। क्या नीति के कथन में कोई ऐसी बात थी जिससे कुमार विनय सचमुच उसकी तरफ देखने लगा? ना मालूम कहां से करुणा की गहरी भावना उत्पन्न होती गई और वो अत्यंत धीमे स्वर में बोला, कपड़े पहन लो, मैं बाथरूम चला जाता हूं। चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ आता हूं, चलो। छात्रावास के फाटक के पहले विदा के समय कुमार विनय के होठ कुछ विशेष कहनों को आतुर दिखे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि अनजाने में ही उसे लघुता और शर्म की एक अजनबी अनुभूति से वो विवश हो चुका था और जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ, जैसे कुछ भी ना हुआ। तुम मेरे लिए वैसी ही हो जैसे उस दिन पढ़ने के जाने वक्त थी। मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही हूँ। जाओ, आराम करो, मुझे कोई जरूरी काम से जाना है। मैं तुम्हें विस्तार से लिखूंगा, ठीक है? ये सब क्यों और कैसे हो गया? हिम्मत, ईमानदारी, संघर्षशीलता, दूसरों के लिए जान देने के तैयार पुरुष गुणों के कारण ही वो उससे प्यार करने लगी। ये सही है कि वो उसे पत्र नहीं लिख सकी। कुछ अन्य दुर्योगों के कारण ही कोई इतनी अधीरता और नासमझी से वो सब जबरदस्ती छीन लेगा जो उसने स्वयं उसे सौंपा था। वो रोज उसके पत्र की प्रतीक्षा करने लगी और एक दिन पत्र पाकर उसे जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। नीति, उस दिन तुम्हें बहुत निकट से देखने का मौका मिला और मैं तुम्हारे और भी निकट आ गया हूं। तुम्हारे जिन गुणों को नहीं समझ सका था, आज बताना चाहता। भारतीय नारी का एक सर्वोत्तम गुण है तुम्हारे अंदर, वो है विवेकपूर्ण सहनशील। तुम दुर्लभ स्त्री हो जो घटिया स्तर पर नहीं उतर सकती और उदारता, सच्चाई और अपने वचन पर अटल रहती है। गरिमापूर्ण समर्पण तथा आंसुओं में तुम्हारी जैसी खूबसूरत स्त्री इस दुनिया में कोई नहीं। इसकी तो मैं प्रशंसा कर सकता हूँ कि तुम कसी ब्रेसरी पहनती हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम एक सही आकार की ले आओ। वक्ष नारी की शोभा है, उन पर अनुचित और अतिरिक्त दबाव नहीं होना चाहिए और ना ही बेसहारे होने चाहिए। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम स्वास्थ्य और सफाई के प्रति लापरवाह नहीं, उन स्त्रियों की तरह जिनकी सांसों से दुर्गंध आती रहती। मैं खुश हूँ, परम संतुष्ट हूँ और इन्हीं प्यार भरे विचारों के साथ तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना बनाना चाहता हूँ। नीति के आगे वही धुन बार बार पसंद नहीं और कुछ देर बाद वो अंधकार होकर उसके भीतर उतरने लगी। वो पत्र को एक टक देखती रही, लेकिन उसे अब कोई अक्षर दिखाई नहीं पड़ा। अंत में उसने खिड़की से उस पत्र को हवा में आते फड़फड़ाते हुए निहारती और उसे छोड़ दिया, जो हवा के साथ एक रद्दी में जा गिरा और वहीं पड़ा। పదం బాగుంది కదూ? పదం బాగుండడం ఏమిటి?
అవును, పదాల్లో మంచివి చెడ్డవి ఉంటాయి. మనుషుల్లో లాగా మనుషుల్ని చూడగానే గుర్తుపట్టలేం. మనుషుల్లో మానవత్వపు ముసుగుంది. భర్తృహరి సుజన దుర్జన పద్ధతిని తెలిపాడు. అవన్నీ చదవండి, 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 చదవండి. బట్టి పెట్టండి, బట్టి పెట్టండి. అయినా గ్రహించలేదు. పదాల్లో మంచివి చెడ్డవి ఉంటాయి. వెన్నెల, వలపు, స్నేహం ఎలా ఉన్నాయి పదాలు? ఆనందంగా లేవు. అలాగే చీకటి, వైరం, శుద్ధం ఎలా ఉన్నాయి పదాలు? ఏదో భయాన్ని సూచించడం లేదు. జీవితంలో లాగా అన్ని మంచి చెడులుంటాయి. వెలుగు చీకట్లే జీవితం. కాదంటారా? కాదంటారా? స్నేహం, 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 స్నేహం. స్నేహానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒకటి చలివి, రెండు చమురు. చమురు, చమురు అంటే నూనె. తైలం, తైలంతో దీపం వెలిగిస్తారు. ఇవాల్టి రోజున తైలాన్ని డబ్బు అంటున్నారు. డబ్బు, 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 డబ్బు. డబ్బు లేకుంటే జీవితం వెలగదు. జీవితానికి స్నేహం వెలుగు లాంటిది. మనిషి స్నేహితులు లేకుండా బతకలేడు. ఎందుకు? ఎందుకు? ఎందుకంటే మనిషి సంఘజీవి. సంఘం అంటే, సంఘం అంటే జన సముదాయమా? జన సముదాయమా? కాదు. మీరు సినిమాకి వెళ్ళారు, 1000 మంది వస్తారు సినిమా చూడడానికి. అందులో అందరూ పరిచయస్తులు ఉంటారు. హాయ్, హలో. కానీ అందరూ మీ స్నేహితులు కాదు. ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు, ఒకళ్ళు ఇద్దరు స్నేహితులు ఉంటారు. వాడి కోసం వెతుక్కుంటాం. ఎక్కడ ఎక్కడ ఒక్క స్నేహితుడు అన్నా లేడనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది? మోసిగా ఉంటుంది, రిక్తంగా ఉంటుంది, ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. అదే ఒక్క స్నేహితుడు దొరికాడు అనుకోండి, ఒక్క స్నేహితుడు ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? హాయిగా ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి స్నేహితులు కావాలి. అంతేనా మీరు అనేది? ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికే స్నేహితులు కావాలి. అంతేనా మీరు అనేది? ఆనందాన్ని అందరూ పంచుకోలేరు, కొందరు మాత్రమే పంచుకోగలరు. దుఃఖాన్ని పంచుకోగలే వారు ఉన్నారా? అన్ని బరువులు దించేవారు ఉన్నారు, కానీ దుఃఖపు బరువు దించేవారేది? దుఃఖపు బరువు దించేవారేది? ఉన్నారు, ఉన్నారు. వాళ్ళే మిత్రులు. అఘము వలన మరల్చు హితార్థ కలితంబు, జేయు గోప్యంబు దాశించు గుణము, మిత్రుండి మెలుగుచుండు లక్షణంబులు. ఇది భర్తృహరి పద్యం. జీవితానుభవం అతనికి ఉన్నంత మరొకరికి కనిపించదు. నాకు మనకు ఎంతో మంది తెలిసి ఉంటారు, కానీ స్నేహితులు ఒక్కరో ఇద్దరో ఉంటారు. నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు, వాడికి ఒక ఫలితం దక్కింది, ఆనందం అతిశయించింది.
చెప్పరా బాబు చెప్పరా చెప్పరా ఎన్ని రకాలుగా కోరుకున్నా వినలేదు. అదే దుఃఖంతో గతించాడు. అదే దుఃఖంతో గతించాడు. స్నేహితులుండి ఎవరికి చెప్పుకోలేదు. అందరినీ ఒంటరి చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఏం సాధించాడు? ఏం చావుకున్నాడు? మనల్ని అందరినీ ఒంటరి చేసి వెళ్ళిపోయాడు. జీవితంలో అతని చమురు చెల్లిపోయింది. అందుకే స్నేహితులకు చెప్పుకోవాలి. చాలా తేలికగా ఉంటుంది. నాకు ఒక కష్టం వచ్చింది. చాలా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అవసరమైంది. చాలా మందిని అడిగాను, అరే డబ్బు ఇవ్వరా, అరే డబ్బురా, డబ్బు ఇవ్వరా, అరే డబ్బురా, డబ్బు 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 డబ్బురా, డబ్బు డబ్బు ఇవ్వరా, డబ్బు ఇవ్వవా, డబ్బు 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 ఎవరు ఇవ్వలేదు. అందరూ సానుభూతి చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. నేను ఒక్క స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను. డబ్బు కోసం కాదు, విషయం వివరిద్దామని వెళ్ళాను. వాడి ఇంట్లోనే కూర్చున్నాం. భోజనం చేశాం. వాడి ఇంట్లోనే పడుకున్నాను. నా మనసు ఎంతో తేలిక అయింది. తెల్లవారి లేచాను. వాడి ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు. వాడు అతని భార్య మెడలో గొలుసు తీసి నా చేతిలోకి అప్పగించాడు. వద్దు అన్నాను, తీసుకోమన్నాను. వినలేదు. తీసుకోమంటాడు. నేను వద్దన్నాను. వాడు తీసుకోమంటాడు. వద్దని పలుమార్లు వాదించాను. వాడు వినలేదు. తీసుకోమన్నాడు. గొలుసు తీసుకున్నాను. వారం రోజులు అయ్యాక మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చాను. వాడుకోలేదు. ఎంతమందికి ఇలాంటి మిత్రులు దొరుకుతారు? మంచి మిత్రులు దొరకడం అదృష్టం. త్వం వయస్యాసి మే హృద్యోహేకం సుఖం దుఃఖం చన అంటాడు సుగ్రీవుడు రామునితో. అంటే నీవు 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 నా మిత్రుడవైనావు. ఇకపై నీ సుఖం నీ సుఖం నీ సుఖం నీ సుఖం నీ సుఖం నాది నాది. నీ దుఃఖం నీ దుఃఖం నీ దుఃఖం నీ దుఃఖం నీ దుఃఖం నీ దుఃఖం నాది. ఏమంటారు? స్నేహం మంచి పదం కాదు. खिचड़ी के मेले में मैंने उसे पहली बार देखा। चूड़ी, टिकुली और सिंदूर की दुकान के सामने बैठी वो रोई जा रही थी। दुकानदार उसे तरह तरह की चूड़ियां दिखा रहा था जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कभी जोर जोर से रोती तो कभी अपना सिर अपने घुटने के नीचे दबाकर और कभी सिर उठाकर इधर उधर देखती मानो किसी को खोज रही हो। मेरा कस्बा नुमा गांव गंगा के किनारे बसा है। वहीं रेत पर नदी के किनारे ही वो मेला लगता है जहां दूर दूर के गांव के लोग स्नान करने आते हैं। खूब चहल पहल रहती है। रंग बिरंगे कपड़ों में श्रद्धालु स्त्री पुरुष, बच्चों का शोरगुल, चूड़ी रिबन चोटी की दुकानें, बाजा पिपहरी, लाउड स्पीकरों की तेज आवाजें, मंदिरों में चढ़ावा और नदी पर नाव खोली। लेकिन शाम होने पर भीड़ छटने के बाद भी वो औरत वहीं बैठी रही। कोई भी उसकी खोज खबर लेने नहीं आया। उसके आसपास दो चार औरतें और कुछ लोग इकट्ठा हो गए।
जो बड़ी ही उत्सुकता से उसे निहार रहे थे। वो लाल बॉर्डर की पीली साड़ी पहने हुई थी, उसकी मांग भरी हुई थी और हाथों में चूड़ियां थी। जब औरतों ने उससे उसका पता ठिकाना पूछा तो वो धारो धार रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूख गई थी, उसके आंसू भी सूखने लगे थे। उम्र उसकी 24-25 से अधिक नहीं होगी। ऐसा छोटा सा गोल चेहरा, सांवला रंग, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें और मोटे होठ। ये कौन जगह है? जब अंधेरा गिरने लगा तो उसने डरकर एक औरत से पूछा। नौसा की माई, जो सफेद रंग की मोटी साड़ी पहने हुई थी और माथे पर चंदन लगाए हुए थी, बोली, अरे ये तो बाबा परशुराम का जन्म स्थान है, बाबा यहीं पैदा हुए थे। ऊपर मंदिर में देखो, देखो वो उनका मंदिर है। पहले तुम ये बताओ, तुम आई कहां से हो? कोई दुखिया लग रही हो। क्या बताऊं ये मैया, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग हमें नहलाने के बहाने नैया से यहाँ लाए। हमारे साथ हमारे आदमी, हमारे देवर और हमारी जेठानी थे। पहले उन्होंने हमें नैया में नहलाया, फिर बोले तुम यहीं बैठे रहो, हम भी आते हैं। हम तब से यहीं बैठे हैं। अच्छा, अपने गांव घर का पता बताओ तो हम तुम्हें वहां छुड़वा देंगे। मैंने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, ना मालिक, गांव घर का पता जानकर क्या करोगे? अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। घर में सौत बैठा ली है, लड़के को भी मुझसे छीन लिया है। दोनों रोज मिलकर मेरी कुटुम्बस करते हैं। मैं यहीं बैठी रहूंगी, या तो नदी या तालाब में डूब मरूंगी। अरे यहाँ कैसे बैठोगी? इतना जाड़ा पाला है। एक काम करो, अंदर मंदिर में सदवाइन जी है, उनके पास जाकर रहना, और तुम्हारा कोई आदमी जन आएगा तो उसके साथ चली जाना। इतना कहकर नौसा की माई उसे सदवाइन के पास ले गई। मैं गांव के प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर हूं, इसलिए हर तरह की लोग मेरी इज्जत करते हैं। मैं कड़ियल मिजाज का जरूर हूं, लेकिन दूसरों के सुख दुख में मदद करना मेरी आदत है। ये ठाकुर टोलों के 4 मकानों में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है। मजे का खेत बगीचा है और पूरे गांव भर में दबदबा रहता है। लेकिन बात यह है कि मेले में छोड़ी गई उस औरत की वजह से मैं थोड़ा चिंतित था। न जाने कैसी औरत है, किस गांव जवार की है, उसको लेकर कहीं कोई बवाल खड़ा ना हो जाए, किसी ने पुलिस थानेदार आकर किसी को पकड़ ना ले, क्योंकि इस तरह के चंचल गांव वाले लोगों के लिए स्वाभाविक होते हैं। वो सदा ही आत्मसुरक्षा के हथियार के रूप में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे अब मुझे उसके बारे में सभी सूचनाएं मिलती रहने लगी। नौसा की माई जाति की कहारिन थी। उसका मर्द असम में कमाने धमाने गया तो वहीं मर मिला गया। उसके बाद से पूजा पाठ में कुछ ज्यादा ही समय बिताने लगी। वो गांव के पूर्वी छोर पर अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर के सामने एक कुआं था और कुएं के सामने हम ठाकुर लोगों के मकान। मेरी भी एक विधवा बूढ़ी बुआ थी। उनकी नौसा की माई से खूब पड़ती थी। दोनों गंगा जी में स्नान करने और मंदिर में पूजा अर्चन करने साथ में जाती थी, और उन्हीं से मुझे उस परित्यक्ता के समाचार मिलते। उसने अपना नाम लाखो बताया। वो रोज सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी भरकर मंदिर को धोती पोंछती। मंदिर में जो भी चढ़ावा मिलता उसे पकाकर खुद भी खाती और सधवाइन को भी खिलाती। एक दिन मैं भी थोड़ा उत्सुकता से लाखों की खोज खबर के लिए मंदिर पहुंचा तो सधवाइन मुझसे क्या बोली, अरे ये लाखों यहाँ कब तक रहेगी? अरे कुछ ऊंच खाल हो जाए तो मंदिर की बदनामी होगी। मैं कितनी बार नौसा की माई से कही कि इसे अपने घर ले जाओ, घर गृहस्थी के काम में मदद लो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ। और नौसा की माई मेरी बात मान गई। अब लाखों मंदिर से आकर गांव समाज के बीच में रहने लगी। वो सुबह सुबह उठकर गांव की औरतों के साथ मैदान जाती, वहां से लौटकर कुएं के बगल में बैठकर गुनगुनाने लगती। सुबह सुबह अक्सर मोहल्ले के कुछ लड़के उससे चुगलबाजी करने लगते। इस पर वो कभी उन्हें जीभ निकालकर चिढ़ाती, कभी थूक देती और ज्यादा होने पर रोने लगती। और गर्मी के मौसम में वो अक्सर गढ़ी के किनारे जाकर बैठ जाती। वहां कोई नहीं होता था, बस कुछ भैंसें वहां तैरती रहती थी। वो वहां चुपचाप बैठकर वहां गढ़ी में कंकड़ और पत्थर फेंकती थी और कभी कभी चुपचाप रोने लगती थी। और जब वहां से कोई राहगीर गुजरता तो उसे देखकर मुस्कुरा देती। मैंने खुद कई बार उसे वहां बैठकर रोते और मुस्कुराते देखा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों करती है। क्या उसने दुख और सुख दोनों इतने देखे हैं कि वो दोनों तरह की हरकतें करती है?
कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि वो पागल या अर्धविकसित होकर ऐसा करती है। जब वो खुश होती है तो अजीब ढंग से मटक 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 के चलती है। वैसे उसकी एक और बात है जो मुझे जरा चिंतित करती है। गांव के कुछ लोगों ने लाखों और चुन्नीलाल को जोड़कर मुझे एक किस्सा सुनाया। नौसा की माई, उसका देवर है चुन्नीलाल। वो करीब 45 की उम्र होगी, पतली लंबी कद काठी। उसकी दो शादियां हो चुकी थी। पहली बीवी हैजे से मर गई, दूसरी वाली भी धूमधाम से शादी करा के लाई गई, पर शादी के कुछ ही दिन बाद गहना गुड़िया लेके अपने पुराने यार के साथ चंपत हो गई। अब चुन्नीलाल अकेला पड़ गया। किस्सा ये है कि गर्मी की एक दोपहर में जाड़ो इमली के लाखों इमली के बगीचे में अपना धान सुखा रही थी। अब कुछ लोग कहते हैं कि लाखों ने चुन्नीलाल को देखकर मुस्की काटी और दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अरे ये तो दिखने में ही पागल लगती है बड़ी चालाक। देखा चुनिया को कैसे अपने जाल में फंसा लिया है। ए चुनिया का क्या, दो शादी कर चुका है, एक और कर लेगा। मैंने जैसे ये खबर सुनी, मैंने नौसा की माई को बुलाया, उनको बोला, खूब चंदन पिठिया लगाए घूमती हो, कभी वो लाखों के बारे में भी सोचा है? एक काम करो, लाखों और चुन्नी की शादी करा दो। चुन्नी भी बे औलाद बे औरत है, उसे भी सहारा मिल जाएगा, और ये लाखों, ये भी एक मर्द वाली हो जाएगी। मेरे जोर देने पर दोनों की शादी हो गई। अब लाखों गांव में किसी की मौसी, किसी की भाभी, किसी की चाची और चुन्नीलाल की बीवी बनी। दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। चुन्नीलाल उसे फूल की तरह रखता, लाखों हर काम में उसकी मदद करती। लेकिन गांव घर में इन दोनों की शादी को किसी ने स्वीकारा तो कुछ लोगों ने अस्वीकार कर दिया। चुन्नीलाल की एक भौजाई थी जो लाखों से खूब चिढ़ती थी। एक दिन उन्होंने लाखों को खूब गालियां दी। बोली, अरे मर्दे के साथ सुतले के हम मेहरारू ना हो जाई, छिनारे तो छिनारे ही रही। अब इसका लाखों ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपने कमरे में गई। उसने अपने बालों में काफी सारा तेल लगाया, अपने बालों को झाड़ा और चोटी की, मांग में चटक सिंदूर बना और माथे पर टिकली लगाई और शादी वाली रंगीन साड़ी पहन ली। और अंत में वो कुएं के चबूतरे पर आकर बैठ गई। जब गांव की औरतों ने ये देखा तो पूरे गांव में हो हल्ला मच गया। औरतें आई, उन्होंने बोला, अरे ये क्या करती हो? चुन्नी बाहर गए, अभी वो आएंगे तो क्या बोलेंगे, पूरे गांव वाले क्या सोचेंगे? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो सिर्फ एकटक देखती रही, जैसे स्थिर निर्वात में दिए की लौ जलती जाए। जब शाम को चुन्नीलाल आया और उसने पूरा किस्सा सुना तो वो गुस्से में चिल्लाकर बोला, हे गांव के बाबू बबुआनों, जनता भाई, बिरादरी के लोगों, लाखों मेरी विवाहिता है। अगर उसे किसी ने भी कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और लाखों को कुछ हुआ तो मेरी भी लाश उसी के साथ उठेगी। धीरे धीरे लोग वहां से खिसकने लगे, कहने लगे, अरे मियां बीबी का मामला है, हम क्या करेंगे। जैसे ही लोग वहां से गए तो चुन्नीलाल ने लाखों को अपने अखबार में भरकर अपने कमरे में ले गया। अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे। अब इन दोनों की शादी को सामाजिक मान्यता भी मिल गई थी। अब धीरे धीरे चुन्नी भी बूढ़ा होता गया और आंखों से भी अब उसे कम दिखाई देता था। अब लाखों घर का भी काम करती, खेत भी जाती, पानी भी भरती, चुन्नीलाल की सेवा भी करती। पर सुनने में यह आया कि दोनों के कोई बच्चा ना होने की वजह से दोनों दुखी रहने लगे। अब चुन्नीलाल कभी खिन्न हो जाता तो लाखों को गालियां दे देता, कह सुना देता, और बेचारी क्या करती, वो रोने लगती। हुआ ये, जैसे ही चुन्नीलाल बीमार हुआ तो उसका भतीजा नौसा और उसकी औरत, वो दोनों आके चुन्नीलाल की सेवा करने लगे। वो बीच बीच में लाखों के खिलाफ चुन्नीलाल के कान भर देते थे। इस पर चुन्नीलाल गुस्सा हो जाता और लाखों को खूब गालियां देता, और वो दोनों नौसा और उसकी लोगाई, वो भी लाखों को जुल्म ढाने लगते। और लाखों क्या करती बेचारी, रोती ही रहती। दरअसल बात यह है कि नौसा और उसकी बीवी चुन्नीलाल से उसका खेत अपने नाम कराना चाहते थे। मैंने चुन्नीलाल को बुलाया, उसको समझाया, अरे तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? अगर तुम अपना खेत अपने भतीजे के नाम लिख देते हो तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा। इसके लिए भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उसको मेरी बात समझ में आ गई। उसने बोला, मैं कल ही जाकर अपना खेत लाखों के नाम लिख देता हूँ। और ऐसा ही हुआ।
अगले दिन वो कचहरी गया और उसने अपना खेत लाखों के नाम लिख दिया। इस बात से नौसा और उसकी बीवी बहुत गुस्सा हुए, बहुत नाराज हुए। वो लाखों के जान के दुश्मन बन गए। लेकिन चुन्नीलाल के सामने वो लाखों को कुछ कह नहीं सकते थे। धीरे धीरे चुन्नी और बूढ़ा होता गया और सही समय पर दवा दारू ना मिलने के कारण एक दिन उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद जब नौसा घर आया तो रोती हुई लाखों के बगल में बैठकर खुद भी रोने लगा। चाची, हमें माफ करना चाची, हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी हम उसकी माफी मांगते हैं। मरने से पहले चाचा हमसे कह के गए थे अपनी चाची का ख्याल रखना। चाची, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भरा पूरा परिवार है। एक काम करो, तुम भी हमारे साथ रहो, हम लोग खुशी खुशी से रहेंगे। अब लाखों उनकी बात में आ गई और उन दोनों मियाँ बीवी ने लाखों की खूब सेवा करी और उनकी बातों में आकर लाखों ने एक दिन अपना खेत उनके नाम कर दिया। और खेत लिखा लेने के बाद ही दोनों का रूप और व्यवहार ऐसा बदला कि कोई भी आश्चर्य कर सकता था। अब वो लाखों से तरह तरह के काम लेने लग गए, उसके खाने में कटौती करने लग गए। जब वो अपने हक की बात करती तो उसको मारते, पीटते और गालियां भी देते। अब एक दिन उन्होंने लाखों को खूब मारा, इतना मारा कि अधमरा सा कर दिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह वो छिपते छिपाते मेरे पास आई और वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे क्या कहूँ, कैसे समझाऊं। मैंने उससे बोला, जब तक तुम जिंदा हो ये जमीन तुम्हारी ही है और तुम्हारे आदमी का भतीजा वो उसका मालिक नहीं बन सकता। मैंने उसको बोला, एक दो दिन आराम करो, हम कल कचहरी जाकर दावा ठोकेंगे। लेकिन उसने एक ना सुनी और दूसरे दिन ही पता चला कि लाखों का कहीं आता पता नहीं है। मैं नौसा के पास गया, उससे पूछा तो वो कसमें खाकर कहने लगा है कि जब से लाखों गई है तब से आई ही नहीं और उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन खैर सच्चाई का जल्दी ही पता लग गया। लाखों जब मेरे यहाँ से गई थी वो काफी उत्तेजित थी। वो चुन्नीलाल के पास जाकर, वो नौसा के पास जाकर अपने हक की बात करने लगी। वो कहने लगी कि वो चुन्नीलाल की विवाहिता है, उसकी पत्नी है और आज के जमाने में पत्नी का हक कोई नहीं मार सकता। इस पर उन लोगों ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात होते ही उन्होंने लाखों को खूब मारा, अधमरा सा कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो दिन कोई नहीं भूलता। आकाश में बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। मैं अपने घर के आगे बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उतने में रामलखन आया। उसने मुझे बताया कि कुछ राहगीरों ने गांव के पास एक खेत में एक औरत की लाश देखी है। मैं डर गया। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और मैं बाहर निकला। मेरे साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हल्की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी थी। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा मेरी शंका सच साबित हुई। वो लाश किसी और की ही नहीं बल्कि लाखों की थी। खेत उसी का था और वो अपनी खेत की मिट्टी से पुती हुई थी, ऐसे जैसे उसने लोट लोट के स्नान किया हो। Thank you so much. I'll request all the performers to please come on stage. Abhishek, introduce. अभिषेक, सौरभ, हमसे सूर्यांश, डेनिल, In backstage we had Amardeep, Rajiv and Aman. We have Kaustubh. Photography and videography was done by Parth. Audience was managed by Sandeep. Poster was also designed by Parth. This was done under the guidance of Kanhaiyalal Kairwas.
been a wonderful audience. Now we have another show. The show is called Kathakathan 2. There are other 6 storytellers who are going to tell other 6 stories. So it's not a repeat of this show. Please spread the word and please walk in. It's at 11 o'clock. It's at 11 o'clock in the morning. So please do come. You won't miss your final match. Please do come. Thank you so much.